मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो ये एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा पिनाकल के बुक से, जिसमें देख रहे हैं ये लेटेस्ट एडिशन है। सिक्स्थ एडिशन का जो है हिंदी मीडियम का ये बुक है। इसमें इंग्लिश मीडियम में भी आता है, आप चाहें तो इंग्लिश मीडियम में भी खरीद सकते हैं। और इसमें 6800 प्लस टीसीएस एमसीक्यू है, चैप्टर बाय चैप्टर। जिसमें आज जो है हम लोग शुरू से ही शुरू करेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से अक्सर आप लोग को डर लगता है, तो मैंने सोचा क्यों ना ज्योमेट्री से ही अपनी बात को शुरू करें। तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की बात पहले की जाएगी, उसके बाद कोई चैप्टर की बात किया जाएगा। क्योंकि आप लोग के नज़र में ये टॉपिक जो है बहुत हार्ड है, ऐसा आप मानते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। यानी इसीलिए पहले चैप्टर से है ज्योमेट्री की शुरुआत हम लोग करते हैं। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा अगर वेटेज है मेंसुरेशन का, उसके बाद दूसरा नंबर में आता है ज्योमेट्री का। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो इसी से पूछा गया है, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से। ठीक है, तो आपके पास अगर बुक होगा तो आप उसमें देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है मेंसुरेशन का सबसे ज़्यादा है और सेकेंड नंबर पे कौन है, ज्योमेट्री है। तो ज्योमेट्री की शुरुआत हम लोग करेंगे बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन के साथ। घबराइए नहीं। आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए भी यूजफुल होगा। यानी उनको भी ये देखना है, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट और कंटेंट कोई ज़्यादा बदलने वाला नहीं है। इसमें थोड़ा सा लेवल जो है अप रहता है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज रहता है। तो वो सारा चीज़ हम लोग सीखेंगे। और थोड़ा सा अपना तैयारी को अगर आप एडवांस रखोगे ना, तो कभी दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में। इसीलिए कभी भी ये मत सोचिए कि हम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो फिर रेलवे का ही पीवाईक्यू सिर्फ करें, उसको भी करिए, लेकिन साथ में इसको भी कीजिए, ताकि इसको भुला के बचेगा, वही एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी होगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी बात को शुरू करते हैं। ये रहा वैरायटी क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत। लिखा है, यदि तिर्यक छेदी रेखा को दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदी करती है और तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का जो अंतर है वो 40 डिग्री है, तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा कोण क्या होगा। देखिए, आप सबको पता है कि जब दो समांतर रेखाएं एक दूसरी को समांतर होती है और कोई तीसरी रेखा अगर इसको काटने का काम करती है, तो एक ही ओर के अंतः कोणों का जोड़ जो होता है वो 180 होता है। चाहे वो अंदर रहे एक ही ओर या बाहर रहे एक ही ओर। यहाँ भी अगर रहेगा और यहाँ भी एंगल रहेगा तो इसका जोड़ हमेशा कितना होगा, 180। ये दोनों में अंतर दे रखा है 40। मेरे मित्र, अंतर दे रखा है 40। अगर इसको एक्स वाई मान लें, अब मान लो थोड़ा देर के लिए कि एक्स बड़ा है, तो दोनों का अंतर दे रखा है 40। और हम पहले से जानते हैं कि दोनों का जो योग होगा वो तो हमारा 180 होने वाला है। अब इसमें छोटा एंगल चाहिए, मतलब बाई चाहिए। बाई को मैंने छोटा किया है, तो मैं क्या करूँगा, इसको घटा दूंगा। इससे क्या होगा, एक्स कट जाएगा, माइनस का 2 बाई, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 140। यानी छोटा जो एंगल आएगा वो 70 डिग्री का आ जाएगा। लेकिन आपको इतना भी नहीं करना है, तो आपको करना कैसे है, आपको करना है कि जब अंतर दे रखा है 40 और योग मुझे पता है होता है 180, तो अगर बड़ा एंगल निकालना हो ना, तो जोड़ के आधा कर दीजिए। यानी 18 4 22 के आधा 11 यानी 110। और छोटा एंगल निकालना हो तो घटा कर आधा कर दीजिए, यानी 18 में से 4 जाएगा 14 के आधा 70। ये रहा, समझे। तो बिल्कुल फास्ट करना है, एक एक दो दो सेकेंड हर एक क्वेश्चन से प्रयास करना है कि कैसे बचे। तो लिखने से भी हमें बचना है, लेकिन शुरुआत लिखने से ही करना है। तो लिख करके पहले चीजों को समझना है और धीरे धीरे जो है शॉर्टकट करते जाना है, फिर बिना पेन पेपर के होते जाएगा। अभी रहा ये सवाल, दूसरा नंबर। कह रहा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, मतलब गलत है, हमें गलत चुनना है। पहला ऑप्शन है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 13 5 12 के अनुपात में है, तो उसके दो कोण जो होगा न्यून कोण होगा। बिल्कुल, आप देख भी रहे हैं कि 5 12 13 यहाँ पे ट्रिपलेट बना रहा है। और अगर ये ट्रिपलेट बना रहा है मेरे मित्र, 5 12 13, 5 12 13 अगर ट्रिपलेट बना रहा है, तो ये कोण तो 90 होना ही पड़ेगा। अब बाकी ये एंगल और ये एंगल दोनों का जोड़ 90 होगा, मतलब प्रत्येक एंगल तो 90 से छोटा ही होगा। मतलब हर हाल में ये क्या होगा, एक्यूट होगा, जो कि सही बोला है। तो पहला ऑप्शन तो मेरा सही है, लेकिन ये आंसर होगा नहीं क्योंकि मुझे गलत चुनना है। ठीक है, तो ये हमारा सही है। फिर कहता है, किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने से
बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। हाँ, ये भी सही है। कहिए कैसे, आइए समझते हैं। अगर मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है और आपने क्या किया, इसके भुजाओं के मध्य बिंदु को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाया। तब मध्य बिंदु को जब ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाइएगा ना, तो अगर इसका भुजा थोड़ा देरी के लिए हम सुविधा अनुसार मान लेते हैं 2, तो ये वाला जो भुजा होगा इसका डायरेक्ट आधा होगा। यानी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखा होती है वो तीसरी भुजा की आधी भी होती है और पैरेलल भी होती है। अब अगर सुविधा अनुसार फिर हम इसको 2 मान लें, मान लो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी एक हो जाएगा और ये भी एक हो जाएगा। अब इसका जब एरिया निकालिएगा तब बाहर वाला का एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और अंदर वाला का एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट है दोनों में, 4 और 1 का ही रेशियो आएगा, मतलब 1/4 होगा। अंदर जो बनेगा वो 1/4 भाग में बनेगा। तो याद रखना है कि त्रिभुज के भुजाओं को मध्य बिंदु से जोड़ करके अगर त्रिभुज बनाया जाएगा तो उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 1/4 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भुजा का जो अनुपात होगा 1:2 होगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 होगा। ठीक है, तो ये भी सही है। सबसे बड़ी भुजा एल वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा L²/2 से कम होता है। ये तो कोई ट्रायंगल लेके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कि कोई भी आप ट्रायंगल ले लीजिए, सबसे अच्छा होता है राइट एंगल ट्रायंगल लेकर के काम को करना। ठीक है, अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं और सबसे बड़ी भुजा मान लीजिए कोई ट्रिपलेट मान लो 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसा हमने किया। अब कह रहा है सबसे बड़ी भुजा एल वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा L²/2 से कम होगा। तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25/2 यानी 12.5 हो रहा है। अब इसका एरिया हम निकाल के देखते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। तो 4 गुना 3 अगर करिएगा तो ये एरिया आ रहा है 6, और जबकि इसका आधा कितना आ रहा है, L²/2 करने से आ रहा है 12.5। तो ये तो बिल्कुल सही है कि उससे ये क्या है, कम है। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, याद रखना है, किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उस त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगा ना उसके स्क्वायर के आधा से कम ही होगा। आप किसी भी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में उतना सोचना नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहिएगा ना तो डायरेक्ट आपको पता चलेगा और क्लिक करते जाइएगा, निकलते जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो ये मेरा सही है, ये मेरा सही है, ये भी मेरा सही है, तो ये मेरा गलत होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो जो गलत है वही सही होगा क्योंकि पूछा ही गलत गया है। अब इसमें करा है कि 2a और 3a भुजा वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा वो 3√3a² बनेगा। एक बार चेक करके देख लेते हैं हम। ठीक है, आइए समझिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि जी ऐसा है तो मिटा देता हूं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज लेते हैं। समद्विबाहु दिया हुआ है दो भुजा बराबर, यानी ये 2a है तो ये 2a होगा, ये हमारा 3a होगा। समबाहु और समद्विबाहु दो ऐसा त्रिभुज होता है, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल दो ऐसे ट्रायंगल होते हैं कि असमान भुजा पर, ठीक है, या लंब अगर डाला जाता है तो भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। याद रखना है। तो ये हमारा हो जाएगा 3a है, तो ये हो जाएगा 3/2a। तो यहाँ से आप इसकी हाइट निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 4a² और माइनस बेस का स्क्वायर यानी 9/4a²। तो यहाँ से 16 में से 9 जाएगा 7 यानी √7a/2 आ जाएगा। जबकि हाइट दे रखा है 3√3a²/2, लेकिन हाइट नहीं, ये क्षेत्रफल है। अगर हम इससे क्षेत्रफल भी निकालेंगे तो √7 तो उसमें है नहीं, क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये तो आना नहीं है, यही गलत है, और जो गलत है वही सही होगा। तो आप क्या करिए, हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा महसूस करिए, उसको टाइम दीजिए, बिना टाइम दिए हुए नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गदा त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू पर इस प्रकार समकोण है कि पी क्यू एक्स माइनस बाई है, क्यू आर एक्स है और पी आर एक्स प्लस बाई है। एस क्यू आर पर स्थित एक बिंदु है कि क्यू एस बराबर पी क्यू है, तो एक्स और बाई के किसी भी मान के लिए आप क्यू एस और एस आर का अनुपात बताइए। चलिए, जैसा क्वेश्चन वैसा सॉल्यूशन, 1 सेकेंड लगेगा, लेकिन पहले आप समझिए इसको करने में। देखिए, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें कह रहा है क्यू पर क्या बना रहा है, राइट एंगल पी क्यू आर, जिसमें क्यू पर क्या बना रहा है, 90 डिग्री। अब इसमें बोल रहा है कि पी क्यू एक्स माइनस बाई है, ये हमारा एक्स माइनस बाई है, क्यू आर एक्स है,
और क्यू एस जो है फिर बोल रहा था पी आर एक्स प्लस वाई है। ठीक है जी, बहुत अच्छा। एस क्यू आर पर बिंदु है, क्यू आर पर एस एक बिंदु है इस प्रकार कि क्यू एस बराबर पी क्यू है, यानी जितना पी क्यू का लेंथ होगा उतना ही लेंथ किसका होगा, क्यू एस का। यानी ये दोनों लेंथ में आपस में क्या है, बराबर है। तो हमसे क्यू एस और एस आर का रेशियो पूछ रहा है। तो क्यू एस ये रहा और एस आर ये रहा, ये दोनों का रेशियो पूछ रहा है कि इसका रेशियो क्या होगा। मेरे मित्र, ऐसे सवालों में क्या किया जाता है, वैल्यू पुट करके बना दिया जाता है। ठीक है, जैसे आपको पता है ये दोनों आपस में बराबर है और 3 4 5 एक ट्रिपलेट बनाता है कि नहीं। तो सबसे अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल में 3 4 5, लेकिन हमें क्या करना है, 3 4 5 रखना है। तो मैं अगर मान लो इसको हम 3 रख लेता हूँ, तो 3 में कुछ घटेगा तो ट्रिपलेट तो 3 4 5 का बनेगा नहीं, इसलिए आप इसको 4 रखिए। अगर एक्स को आप 4 रखिएगा तो बाई आपका 1 हो जाएगा। अगर आप x को 4 रखिएगा तो बाई आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 4 और 1 मिला दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 3 4 5 यहाँ से ट्रिपलेट भी बन गया। अब जो पूछेगा वो बन जाएगा। अगर ये 3 है मेरे मित्र तो ये भी 3 होगा, क्योंकि पी क्यू क्यू एस के बराबर है। और ये पूरा 4 है जिसमें 3 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ गए। अब हमसे पूछ रहा था कि क्यू एस और एस आर का रेशियो। तो क्यू एस जो है वो 3 है और एस आर जो है वो 1 है, यानी इसका रेशियो 3 और 1 होगा। आप चाहें तो डेटा को चेंज करके भी बना सकते हैं, सबसे आंसर सेम आएगा। यहाँ आप 6 8 10 रख लीजिए, लेकिन मेरा सलाह रहेगा कि आप ऐसे सवाल को नंबर पुट करके ही बनाया करिए। ठीक है, तो इस टाइप से प्रैक्टिस करिएगा तो टाइम आपका बचेगा। अदरवाइज आप ट्रिपलेट करते जाइएगा, स्क्वायर करते जाइएगा, उतना देर में आपका टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सही अप्रोच रखना है सवाल को सॉल्व करने का। कह रहा है केंद्रों पी और क्यू वाले दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 6 और 4 है, अलग अलग त्रिज्याएं हैं, ध्यान देना है, एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। यदि पी क्यू का लंब समद्विभाजक बड़े वृत्त को बिंदु ए और बी पर मिलता है तो ए बी का मान कितना होगा। अभी फिलहाल फिगर बनाइए, लेकिन जब आप समझ जाइएगा तो फिर से ये क्वेश्चन को जब आएगा बनाने की बात, तो बिना फिगर के आप माइंड में ही कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, लेकिन अभी आप समझना है इसलिए फिगर को समझिए। देखिए दो वृत्त है, ठीक है, थोड़ा सा मैं तिरछा बनाता हूं इस तरह से, आप समझिएगा। तो दो वृत्त है जिसका त्रिज्या 6 और 4 है। तो बड़े वाले का त्रिज्या मान लेता हूं यहां से लेकर यहां तक होगा 6, और छोटे वाले का जो त्रिज्या होगा यहां से लेकर यहां तक होगा 4। तो बड़े वाले का जो केंद्र है ना, वो क्या है, P। तो इसका नाम देता हूं P और इसका नाम देता हूं Q। और बाकी आपको पता ही है कि ये पूरा लेंथ जो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना है, 6 है, और ये कितना है, 4 है। तो ये आपका 2 हो जाएगा। पी क्यू का लेंथ यहाँ से कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। अब आगे क्या कहता है, आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। पी क्यू का लंब समद्विभाजक बड़े वृत्त को बिंदु ए और बी पर मिलता है। अगर पी क्यू का यहाँ से लंब समद्विभाजक खींचा जाता है मेरे मित्र इस तरह से, तब बड़े वृत्त को ए और बी पर क्या करता है, मिलता है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए ए बी का लेंथ क्या होगा। अब ए बी का लेंथ चाहिए, मान लीजिए इसको आर मान लीजिए थोड़ा देरी के लिए। आपको पता है कि ये पूरा 2 है तो ये तो एक एक होना है, हाँ या नहीं। अब यहाँ से अगर मुझे ए बी का लेंथ चाहिए तो मुझे पहले ए आर निकालना होगा, उसके बाद बी आर निकालना होगा। अब ए आर निकालने का सबसे अच्छा रास्ता है कि यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ से ज्वाइन कर दीजिएगा तो आपको पता है कि ये बड़े वृत्त का त्रिज्या है। और जब ये बड़े वृत्त का त्रिज्या है तो ये तो हमारा 6 हो जाएगा, और ये हमारा 1 है, तो ये यहाँ से लंब निकल जाएगा। यानी 36 में से 1 घटाइएगा तो ये आ जाएगा रूट का 35। आई रूट 35 आएगा मेरे मित्र, तो ये भी तो रूट 35 आएगा ना, क्योंकि सेम प्रोसेस होना है नीचे। तो रूट 35 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2 रूट 35। यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर ये प्रैक्टिस में आप जब अपने आप को रखिएगा तो फिर फिगर नहीं बनेगा, फिगर माइंड में ही आपका बनेगा। फिगर की फिर चिंता मत करिए, लेकिन अभी लग रहा होगा टाइम तो लगने दीजिए। कह रहा है 13 सीएम और 15 सीएम त्रिज्या वाले दो वृत्त बिंदु ए और बी को एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं ए और बी पर। यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 सीएम हो तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगा। ये भी बिना पेन का होगा, लेकिन अभी लिखिए। 13 सीएम 15 सीएम त्रिज्या वाले दो वृत्त है, ए और बी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं बिंदु ए और बी पर। तो दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं बिंदु ए और बी पर, एक ए पर और एक बी पर। अब सुनिएगा,
त्रिज्या 13 और 15 है, तो मान लेता हूँ कि इसका त्रिज्या होगा 13 और इसका त्रिज्या होगा 15। यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो ये 13 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कहता है कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 है। उभयनिष्ठ जीवा का मतलब कॉमन कॉर्ड, तो इसकी लंबाई पूरा 12 है। अगर इसको मिला दीजिएगा तो ये 12 है मेरे मित्र, तो ये 6 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि ये बराबर होता है। ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा। अब आप करिए क्या, उनके केंद्रों के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है, ये वाला दूरी आप। अब तीसरा नेत्र अगर खोल के बैठिएगा तो आपको पता चल जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तीसरा नेत्र खोल करके अगर बैठिएगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि केंद्रों के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो आपको पता है कि ये एक ट्रिपलेट बना रहा है। ठीक है, अगर ये एक ट्रिपलेट बना रहा है मेरे मित्र, अगर ये 13 है, अगर ये 13 है तो इसको तो बड़ा 12 होना पड़ेगा। अच्छा, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 है ना, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 है, तो इसको तो 6 होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से नहीं अगर लग रहा है आइडिया तो कोई बात नहीं, लगा लीजिए, कौन सी बड़ी बात है इसमें। अगर नहीं लग रहा है, यहाँ रहता ना 5, 13, 5 12 13 ट्रिपलेट बनाता तो डायरेक्ट हो जाता, लेकिन ऐसा भी ऑप्शन में भी नहीं है, तो फिर कैलकुलेट कर लीजिए, कौन सी बड़ी बात है। 169 में आपको सिर्फ घटाना है 36 बस। 9 में हो जाएगा 3, और 6 में से 3 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3, यानी 133। तो 133 रूट के अंदर आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे अगर सोल्व करिएगा तो 225 में 36 को माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 15 में हो जाएगा 9, और 21 में 3 जाएगा 18, तो रूट 189 आ जाएगा। अब केंद्रों के बीच की दूरी निकालना है तो दोनों को जोड़ दीजिए, रूट 133 प्लस रूट 89, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जैसे देता है वैसे बनाइए। ठीक है, आगे बढ़िए। एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस की भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु एम है। बिंदु P बाईं ओर के शीर्ष पर स्थित है, उसके बाद अन्य बिंदु घड़ी के सुई की दिशा में स्थित है। क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर आप एक समांतर चतुर्भुज यहां बनाने चले हैं तो बिंदु P कहाँ स्थित है, तो बाईं ओर स्थित। बायां हाथ मेरा ये है तो ये स्थित है, बाकी घड़ी के दिशा में आपको घूम जाना है इस तरह से। तो P है, Q है, ये R होगा, और ये हमारा S होगा। अब कह रहा है कि क्यू आर का मध्यबिंदु M है, तो क्यू आर का जो मिड पॉइंट है वो क्या है मेरे मित्र, M है। उसके बाद एक रेखा एस एम खींची जाती है, एक रेखा एस एम खींची जाती है, जो बढ़ाई हुई भुजा पी क्यू को टी पर मिलता है। तब पी क्यू को आगे बढ़ाइएगा ना तो ये टी पर क्या होगा, मिल जाएगा। मान लो ये टी पर मिलता है। अच्छा, पीटी की लंबाई क्या होगा एस आर के संदर्भ में, पीटी की लंबाई हमसे पूछ रहा है। पीटी कहाँ गया, पीटी ये पूरा यहां से लेकर यहां तक, यानी पीटी हमसे पूछ रहा है क्या होगा। एक बात बताइए, देखिए आपको बनाना है ना, तो आप फिलहाल क्या कर लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। मान लो इसका 10 मानते हैं तो ये भी 10 हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होगा। मान लो इसको आप 12 मानते हैं तो ये भी 12 हो जाएगा, तो मिड पॉइंट है तो ये 6 हो जाएगा। कुछ वैल्यू ले लीजिएगा, उससे क्या होता है ना, कैलकुलेशन कम करना पड़ता है। ऐसे इसमें कैलकुलेशन तो ज़्यादा है नहीं। तो हमसे पूछ रहा है पीटी, पीटी के लिए मैंने पी क्यू को तो 10 मान लिया है, अब खाली क्यू टी निकलेगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये दोनों ट्रायंगल में कुछ ना कुछ रिलेशन बनेगा, कुछ ना कुछ जरूर रिलेशन बनेगा। और यहां से अगर देखिएगा तो ये बराबर ये एंगल होगा अल्टरनेट एंगल से, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और ये बराबर ये देल है, तो ए एस ए से ये कांग्रुएंट भी हो रहा है, ए एस ए से कांग्रुएंट हो रहा है, और ये सिमिलर भी हो रहा है, दोनों हो रहा है। तो कांग्रुएंट जब हो रहा है आसानी से, तो कांग्रुएंट ही कर लीजिए। अगर आप ट्रायंगल को कांग्रुएंट करना चाहते हैं कि एस एम आर जो है हमारा कांग्रुएंट होगा। अब यहाँ देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को लिखना जरूरी होता है मेरे मित्र, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब इसमें आपको आना है तो यहाँ आर बराबर एम है, तो आर को आपने लास्ट में लिखा है तो लास्ट में यहाँ एम को लिखना पड़ेगा। आर को आपने लास्ट में लिखा है तो लास्ट में आपको क्यू को लिखना पड़ेगा ना, लास्ट में आपको किसको लिखना पड़ेगा, क्यू को लिखना पड़ेगा। तो क्यू को मैंने लास्ट में लिख दिया। उसके बाद एम बराबर एम है, तो एम बीचे में है तो बीचे में एम लगा दीजिए। अब बच गया एम क्यू के बाद टी। इस तरह से अगर लिख दीजिएगा तो कभी गलती नहीं होगा। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, पीटी, तो पीटी तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं, पहले क्यूटी निकलेगा। तो क्यूटी कहाँ मिलेगा, यहाँ देखिए क्यूटी मिलेगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि क्यूटी का संगत क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, तो यहाँ से आप फर्स्ट लास्ट को उठा रहे हैं तो यहाँ से आप आर एस को उठाइए या एस आर को उठाइए, एक ही बात है।
अब QT का लेंथ यहां से निकल जाएगा और RS मैंने मान रखा है ऑलरेडी, R से लेकर S तक मैंने तो 10 मान रखा है, तो इसका लेंथ 10 हो जाएगा। मतलब ये कितना निकल गया मेरे मित्र, 10 निकल गया। अब हमसे पूछ रहा है PT की लंबाई, तो PT की लंबाई 10 और 10 मिलकर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 कहाँ आएगा देखना पड़ेगा। तो 20 देखना क्या पड़ेगा, ASR के संदर्भ में कह रहा है तो ASR का डबल है, तो ASR का डबल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, C ऑप्शन। तो आप इस तरीके से सोचिएगा तो ज्योमेट्री आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप 10-20 मान सकते हैं, आप बिना माने भी इसको कर सकते हैं, उससे भी बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, 50 cm और 58 cm व्यास वाले दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु ए और बी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 40 है। तो इन दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी पूछ रहा है। अभी मैंने एक सवाल किया था और वहां पे डायरेक्ट मेरा आइडिया नहीं लगा था, तो मैंने पूरा किया। अब यहाँ पर देखता हूँ कि जस्ट ये सवाल अभी जो मैंने किया है ये ऐसा क्यों दे रहा है। तो त्रिज्या 50 और 58 है, व्यास है, तो व्यास अगर 50 है तो त्रिज्या इसका 25 हो जाएगा, ये 58 है मेरे मित्र, तो ये 29 हो जाएगा। इतना तो बात आप जानते ही हैं। और ये ए और बी पर काटता है, जिसमें बोल रहा है कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 40 है, मतलब ए से लेकर बी तक 40 है, ए से लेकर बी तक 40 है, तो ये हमारा 20-20 हो जाएगा। हाँ या नहीं, क्या यहाँ आइडिया सेट हो रहा है? बिल्कुल सेट हो रहा है। ऐसे आप देखिए, अगर यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, आपको पता है कि 29, 20 और 21 ये ट्रिपलेट बनाता है। 20, 21, 29 एक ट्रिपलेट बनाता है, क्योंकि ऐसे भी देखिए ना, 29 का स्क्वायर 841, 20 का स्क्वायर 400, तो 841 में 400 जाएगा तो 441, उसका स्क्वायर रूट करिएगा तो 21। या मान लीजिए कि यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, तो आप थोड़ा सा काट भी सकते हैं। जैसे 5 से काटिएगा तो ये 5 हो जाएगा, आई 4 हो जाएगा, तो इसको 3 होना पड़ेगा। आप 5 से काटे थे तो 5 से गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा 15। तो ये 15 है और ये 21 है, तो केंद्रों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 15 + 21 यानी 36। 15 और 21 होता है 36, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है PQ एक वृत्त की जीवा है, वृत्त पर बिंदु X पर स्पर्श रेखा XR बढ़ाई हुई भुजा PQ को R पर काटती है, और XR अगर 12 cm है, PQ X है, QR X - 2 है, तो X का वैल्यू कितना होगा। तब PQ एक वृत्त की जीवा है, जैसे आपने एक वृत्त बनाया जिसमें कह रहा है PQ जो है ना एक वृत्त की जीवा है, मैंने बना दिया जीवा। वृत्त पर एक बिंदु X पर स्पर्श रेखा XR खींचा गया है, XR खींचा गया है, ठीक है। तो XR खींचा गया है स्पर्श रेखा, इस पर से स्पर्श रेखा खिंचाया नहीं। तो वृत्त पर कौन सा बिंदु है, तो कह रहा है XR बढ़ी हुई, अच्छा बढ़ाना है भी ना, PQ को आगे बढ़ाना भी है, इस तरह से। फिर से मैं पढ़ता हूँ, PQ एक वृत्त की जीवा है, ठीक है। वृत्त पर बिंदु X पर स्पर्श रेखा XR बढ़ाई हुई भुजा PQ को, बढ़ाई हुई भुजा PQ को किस पर मिलता है, R पर काटती है। और कह रहा XR जो है 12 है, XR कितना है, 12 है। उसके बाद PQX है, तो PQ यहाँ पे X लिख दिया। फिर बोल रहा था QR जो है वो X - 2 है, तो हमसे पूछ रहा है X का वैल्यू क्या होगा। इसका तो फार्मूला आपको पता ही है, तो क्या करेंगे इसमें, ये जो टेंजेंट होता है इसका स्क्वायर, यानी टेंजेंट होता है उसका स्क्वायर, यानी XR का स्क्वायर, ये बराबर होगा, यहाँ से लेकर दोनों पॉइंट तक जाना है, पहले R से लेकर Q तक जाना है, इनटू फिर R से लेकर के P तक आना है, RP, बस। अब XR 12 है तो उसका स्क्वायर 144 हो जाएगा, और RQ अगर जोड़िएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 2x - 2 हो जाएगा, इंटू PR, तो P से लेकर R तक, अच्छा RQ चाहिए था ना, तो RQ X - 2 होगा यहाँ, RQ आपका जो हो जाएगा वो X - 2 हो जाएगा। अब PR जो हो जाएगा पूरा 2x - 2 हो जाएगा, 2x - 2 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना है, तो आप यहाँ से 2 कॉमन लेकर के हटा सकते हैं, जिसे यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा तो कुछ कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ अगर आप देखिएगा तो ये X - 2 है और ये X - 1 है, ठीक है, और बराबर है 72। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा X²
-2x और -x मिला देंगे तो -3x और माइनस माइनस +2 और -72 बराबर 0। एक्स स्क्वायर -3x -70 बराबर 0। अब 70 को दो टुकड़ा में तोड़ करके 3 लाना है, तो 70 को तोड़िए जिससे 3 आ जाएगा। तो कैसे तोड़िएगा बताइए। तो 70 को तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा जी? 14 25 70, यहाँ 3 आएगा क्या? -2x और -x -3x 70। 70 को अगर आप तोड़ते हैं तो 10 सत्ते 70, हाँ आ जाएगा। -10 और +7 से आ जाएगा। तो -10 +7 करिएगा तो -3 आ जाएगा। आई -10 से उधर जाके +10, आई प्लस में 7 है उधर जाके माइनस में, यानी x का वैल्यू 10 -7 आएगा। लेकिन हमें प्लस वैल्यू चाहिए, है ना? तो प्लस वैल्यू चाहिए तो आपका हो जाएगा कितना? 10 cm, क्योंकि डिस्टेंस माइनस में नहीं होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बढ़िए। एक त्रिभुज पी क्यू आर की 3 भुजाओं की माप समान है, और जब 3 भुजाओं की माप समान होगा तो ये ट्रायंगल कैसा होगा? तो ये ट्रायंगल होगा समद्विबाहु। समद्विबाहु नहीं, समबाहु, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें करा है पी क्यू आर है, ए बी सी नहीं है मेरे मित्र, पी क्यू आर है। तो इसको बना दीजिए पी, इसको बना दीजिए क्यू और इसको बना दीजिए आर। पी क्यू आर है। यदि पी एम क्यू आर के लंबवत है, पी एम क्यू आर के लंबवत है, अगर लंबवत है तो आपको भी पता है कि ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल दो ऐसे ट्रायंगल होता है कि अगर शीर्ष से आधार पर लंब डाला जाता है तो आधार दो बराबर भागों में बट जाता है। अब कहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है, यानी ये सब साइड के बीच रिलेशन कर रहा है। तो सबसे बढ़िया आइडिया आपको बताऊं, आप कोई वैल्यू ले लीजिए जो दिल करे। जैसे मान लो आपको लेने का मन किया इसको 2, तो ये भी हमारा 2 हो जाएगा, ये 2 होगा तो ये हमारा 1 हो जाएगा, तो ये हमारा √3 हो जाएगा। और इससे बढ़िया कोई उपाय हो ही नहीं सकता है। अब ऑप्शन के पास चले जाइए। जैसे पी एम का स्क्वायर करिएगा तो 3 3 9, अब पी क्यू का स्क्वायर करिएगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, ये तो बराबर होगा नहीं। उसी प्रकार यहाँ अगर देखें तो पी एम का स्क्वायर, तो पी एम का स्क्वायर यानी 3 3 9, तो यहाँ से 9 बनेगा। और यहाँ से पी क्यू का जब स्क्वायर करिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 3 12 बन जाएगा, ये भी हमारा सही नहीं होगा। तो सही यहाँ देखिए पी क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू का स्क्वायर मतलब 4, तो 4 3 12, यहाँ भी 12 बन रहा है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आप इस तरीके से इसको क्या कर लेंगे, बना लेंगे। आगे बढ़िए। ए बी 8 है, सी डी 6 है, वृत्त के केंद्र की दिशा में दो समांतर जीवाएं हैं। दो समांतर जीवाएं हैं, लेकिन ध्यान रहे दोनों समांतर जीवाओं के बारे में क्या बातचीत किया गया है कि दोनों जो है केंद्र के एक ही दिशा में है। इस तरह से यदि उनके बीच की दूरी, यानी जीवाओं के जो बीच की दूरी है, यहां से लेकर यहां तक नहीं, यहां से लेकर यहां तक, इसकी जो दूरी है ये दे रखा है 2 cm। तो वृत्त की त्रिज्या हमसे पूछ रहा है क्या होगा। अगर ये वृत्त की त्रिज्या है मेरे मित्र, तो ये भी हमारा वृत्त का त्रिज्या ही होगा, आया नहीं। ये वाला लेंथ अब तो कुछ दिया दिया हुआ है, ए भी 8 है, तो बड़ा वाला अगर 8 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा। और एक अगर 6 है तो ये 3 3 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। इसको थोड़ा देरी के लिए मैं एक्स मान लेता हूँ। अब इस ट्रायंगल में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो आर स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या बनना है, यानी कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी एक्स का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर 16। और यही बराबर हो जाएगा इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिएगा, ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब +3 का स्क्वायर कितना, 9। और यही दोनों को इक्वेट कर दीजिए, फिलहाल इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से अगर आप सोल्व करिएगा तो x स्क्वायर प्लस 16 और ये x स्क्वायर 2 दूना 4x हो जाएगा, प्लस 4 और 9 मिल करके 13 हो जाएगा। तो ये से ये कट जाएगा, तो 16 में से 13 जाएगा 3, 3/4, यानी एक्स का वैल्यू आ जाएगा 3/4। एक्स का वैल्यू हमारा 3/4 आ गई। अब हमसे रेडियस की डिमांड कर रहा है, तो अगर रेडियस की डिमांड कर रहा है तो यहाँ से आर निकाल लीजिए। एक्स की जगह 3/4 रखिएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 16, तो 16 16 2 56, 256 और 9 265, तो √265/4, तो √265/4 कौन सा ऑप्शन, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़िए। यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 12 cm है और त्रिज्याएं 5 4 है, तो अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, एक होता है अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स,
इसको कहते हैं ट्रांसवर्स। एक होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी अनुस्पर्श रेखा। अब दोनों में सवाल बनता है, तो दोनों में सवाल बनता है तो दोनों आपको पता होना चाहिए कि अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यहाँ से पूछेगा, इसकी जो लंबाई होगा, केंद्रों के बीच की दूरी मान लो d और इसकी लंबाई मान लो। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर पूछेगा तो l बराबर हो जाएगा रूट, ठीक है, इसका रेडियस मान लीजिए r1 और इसका रेडियस मान लीजिए r2। तो यहाँ से केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर पहले करना है, माइनस यहाँ लगाना है, उसके बाद क्या करना है, इसमें कम घटाना है। तो कम घटाना तो इसका डिफरेंस ले लेना है, यानी r1 माइनस r2, क्योंकि इसकी लंबाई अनुप्रस्थ की तुलना में ज़्यादा होता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। लेकिन यही अगर ट्रांसवर्स में रहेगा, इस तरह से ऐसे अगर स्पर्श करेगा और ये लंबाई आपसे पूछेगा और केंद्रों के बीच की दूरी तो दे ही देगा d, ठीक है, और ये त्रिज्या मान लो r1 है और ये त्रिज्या मान लो क्या है, यहाँ लिख देता हूँ r2 है। तो अगर इसमें से आपसे पूछेगा कि अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई क्या होगा, तो आपको डी स्क्वायर तो करनी ही है, लेकिन यहाँ पे r1 प्लस r2 कर लेना, यानी ट्रांसवर्स में प्लस और डायरेक्ट में क्या चीज, माइनस। बस ये अगर ध्यान में रहेगा तो कुछ नहीं है। तो कह रहा है केंद्रों के बीच की दूरी 12 है, तो अगर 12 है तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस त्रिज्या का सम करिए तो 5 4 9, 9 का स्क्वायर 81, यानी इसको अगर आप घटाइएगा तो 4 में से 1 जाएगा 3 और 14 में से 8 जाएगा तो 6 63, तो रूट 63 आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मुझे समझाना था इसलिए मैंने लिखा, बाकी आप जब समझे हुए रहिएगा तो इसको पेन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मुझे मानी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कहता है त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर सीधी रेखा एबी और एसी से क्रमशः पी और क्यू पर मिलती है। यदि एपी क्यू सी के बराबर है, एपी की लंबाई एबी की लंबाई 16 cm है, ए क्यू की लंबाई 4 है, तो सी क्यू की लंबाई क्या होगा। पहले तो एक ट्रेंगल आपको बनाना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, एक ट्रेंगल बनाया एबीसी। जैसे ही मैंने एक ट्रेंगल बनाया एबीसी, तो आगे इंफॉर्मेशन में लिखा है कि बीसी के समांतर सीधी रेखा, भुजा बीसी के समांतर सीधी रेखा एबी और एसी से क्रमशः पी और क्यू पर मिलता है। एबी से पी पर और एसी से क्यू पर, और ये इसके पैरेलल है, थेल्स थ्योरम वाला है। एपी बराबर क्यूसी है, जितना एपी है उतना क्यूसी है, ये दोनों का लेंथ आपस में बराबर है। ए बी 16 है, तो ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 है। अगर ये लेंथ आप x मानते हैं तो ये भी हमारा x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स, ठीक है ना। उसके बाद ए क्यू की लंबाई 4 है, तो इसको 4 कर दीजिए। अब कह रहा है कि सी क्यू की लंबाई यानी x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, लगा दीजिए थेल्स पर में कि अगर इस तरह से अगर पैरेलल रहता है तो ए पी बटा पी बी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी, है कि नहीं, तो लगा दीजिए। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट इसमें छोटका उठा लीजिए और एगो बड़का उठा लीजिए 16, तो इसमें भी पहले छोटका उठाइए 4 और बड़का उठा लीजिए x प्लस 4। कैलकुलेशन तो फिर भी करना ही पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 64, इधर माइनस 64। ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये टूटने वाला नहीं है। अगर टूटने वाला रहता ना तो डायरेक्ट ऑप्शन देता, तो आपको इसमें हर हाल में x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला से। x बराबर होता है ना माइनस बी, तो यहाँ a बराबर 1 होगा, b बराबर 4 होगा, c के जगह माइनस 64 होगा। तो माइनस बी यानी माइनस 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर यानी 16 माइनस का 4ac, तो ए और सी को गुना करिएगा तो ई माइनस मिलके प्लस 64 चौके 256 बटा 2a यानी 2। अब अनुमान लगा सकते हैं कि मेरा आंसर क्या होगा। 256 और 16 कितना होता है, ये आप इसमें 16 अगर कॉमन निकाल लीजिएगा तो 16 का तो 4 हो जाएगा बाहर, थोड़ा सा बढ़ा ही देता हूँ, 16 का 4 हो जाएगा बाहर, और 16 16 एक 17 अंदर में बच जाएगा, अब बटा में 2, तो 2 अगर कॉमन लेके उड़ाइएगा इसको, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि रूट 17 वाला कौन है। तो रूट 17 वाला देखिए एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ज़्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन को उठाइए और आगे बढ़िए। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 9 24 और एस है। अगर एक त्रिभुज है, इसकी 3 भुजाओं के बारे में बातचीत किया जा रहा है कि अगर ये 9 है 24 है तो ये भुजा की लंबाई एस है। तो कह रहा है कौन सा रिलेशन सही होगा। देखिए एस को बीच में रखा है मेरे मित्र, तो आपको पता है कि दो भुजाओं का योग तीसरा से हमेशा बड़ा होता है, यानी 24 और 9 कितना होता है 33, तो 33 बड़ा होगा एस से। लेकिन यही जब अंतर कर दीजिएगा तो एस बड़ा हो जाएगा, मतलब अंतर से क्या होता है, अंतर जो है इससे छोटा होता है।
तो 14 में से हो जाएगा 5 यानी 15। तो 15 से बड़ा और 33 से छोटा, तो 15 से बड़ा और 33 से छोटा ये वाला ऑप्शन। ये इक्वल टू लेस देन ये सब नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर। यदि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ सर्वांगसम है, अगर त्रिभुज एबीसी डीईएफ के क्या है मेरे मित्र, सर्वांगसम है, कांग्रुएंट है। अगर ये कांग्रुएंट है, अगर ये कांग्रुएंट है तो कौन सा असत्य है, मतलब गलत है। देखिए कांग्रुएंट होता है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हमारे फेवर में होता है। कांग्रुएंट होता है तो पहला चीज, उसके जितना भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रहेगा सब बराबर हो जाएगा, एंगल रहेगा वो भी बराबर हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एसी और डीएफ का अनुपात 2:1 होगा। देखिए अनुपात चेंज नहीं होगा, अनुपात से इसका कोई मतलब ही नहीं है। अनुपात हम कैसे पता लगा सकते हैं कि एबी और एसी का लेंथ कितना होगा, ये तो कांग्रुएंट के बारे में बोला जा रहा है। और ऐसे हम बता सकते हैं कि ए बी और डी का जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा, क्योंकि ए बी डी के बराबर होगा। हाँ यही अगर 1:1 लिखता ए सी और डी एफ, ए सी और यहाँ डी एफ लिखता और लिख देता 1:1, 1:1 का मतलब बराबर, तो हो जाता। यानी यहाँ से ए बी बराबर डी यू होगा, बी सी बराबर ई एफ होगा, ए सी बराबर डी एफ होगा। और एंगल में एंगल ए बराबर डी होगा, बी बराबर ई होगा, सी बराबर एफ होगा। इतना जानकारी होगा। दो त्रिभुजों का परिमाप बराबर होता है। देखिए हमसे असत कौन है, तो असत तो यही है, तो मेरा आंसर यही हो गया, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ जाता हूँ। कह रहा है दोनों त्रिभुजों का परिमाप बराबर होगा, दोनों त्रिभुजों का परिमाप बराबर होगा, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जब भुजा का लेंथ ही बराबर है तो उसी को जोड़ने से तो परिमाप निकलता है, तो वो भी बराबर होगा। फिर कह रहा है ए बी बराबर डी, हाँ ए बी बराबर डी है। बी सी बराबर ई एफ, बी सी बराबर ई एफ है, ये भी सही है, ठीक है। दोनों त्रिभुज के कोणों का अनुपात समान है। देखिए जब कोण बराबर है तो उसका अनुपात लीजिए चाहे जो लीजिए वो भी क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। तो ये तीनों सही है, एगो गलत है, जो गलत है वही सही होगा क्योंकि पूछा ही गलत गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है 15-13 त्रिज्या वाले दो वृत्त की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी यदि केंद्रों के बीच की दूरी 14 cm। ये बहुत ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है, ये तीसरा सवाल है केंद्रों के बीच की दूरी, ठीक है, जिसमें 15 और 13 है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई तो तब होगा ना जब ये इंटरसेक्ट करेगा इस तरह से। अब मान लो ये 15 होगा, ठीक है, इसकी त्रिज्या, और इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं ये 13 होगा। और कह रहा उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी अगर केंद्रों के बीच की दूरी 14 है। तो ये जीवा की लंबाई आपसे पूछ रहा है, तो केंद्रों के बीच की दूरी 14 है तो ये 7-7 हो जाएगा, हाँ या नहीं। बिल्कुल, कोई जरूरी नहीं है कि 7-7 होगा, क्योंकि इसका थोड़ी बराबर है, तो मुझे ये नहीं काम करना है क्योंकि मैंने अभी कर दिया, ठीक है। देखिए केंद्रों के बीच की दूरी दे रखा है मेरे मित्र, केंद्रों के बीच की दूरी दे रखा है, कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। इसको मैं फिलहाल अभी साइड करता हूं, पहले एक आइडिया लगाइए। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 13 बना रहा है हाइपोटेनस, तो ये 5-12-13 का कॉन्सेप्ट कुछ होना चाहिए। अच्छा ये पूरा 14 है, तो 5-12-13, 5-12-13, अगर मैं इसको 5 बनाऊं तो 5 दूना 10 तो मेरा ऑप्शन में है नहीं, 12 दूना 24 है। अगर मैं इसको 12 बनाऊं तो 12 है, 13 है, तो ये हमारा 5 हो जाएगा ना, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए केंद्रों के बीच की दूरी 14 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा 9। तो क्या 12 9 15 ट्रिपलेट बनाता है, अगर नहीं ऐसे पता चल रहा है तो 3 से काट दीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, हाँ 3 4 5 एक ट्रिपलेट बनाता है। तो यहाँ आइडिया फिट बैठ गया, जब फिट बैठ गया तो ये 12 होगा, तो ये भी हमारा 12 होगा, यानी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोचना होता है, मेरी बात को समझे। चलिए या बनाना चाहेंगे तो आप बना भी सकते हैं, इसको मान लो एक्स, तो ये हो जाएगा 14 - x, फिर आप लगाते रहिए पाइथागोरस। लेकिन हमें स्मार्ट अप्रोच अपनानी है, ठीक है। कह रहा ए बी 28 से सी डी 22 से एक वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ दो समांतर जीवाएं हैं और उनके बीच की दूरी 4 cm है। तो वृत्त के त्रिज्या की लंबाई पूछ रहा है कि क्या होगा। अभी मैंने एक सवाल किया था, ऐसा लगता है। वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ है दो जीवा, दोनों जीवा एक ही तरफ है। ए बी अगर 28 है, देखो ए बी 28 है तो ये 14 14 हो जाएगा। उसके बाद में सी डी 22 है तो ये 11 11 हो जाएगा। केंद्रों के बीच की दूरी इतना है,
केंद्रों के बीच की दूरी जो है 4 cm है। तो केंद्रों के बीच की दूरी का क्या मतलब हुआ? लेकिन AB और वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ दो समांतर जिवाएं हैं, उनके बीच की दूरी, अच्छा केंद्रों की नहीं, उनके बीच की दूरी, ये वाला, ये दिया हुआ है 4 cm। तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई हमसे पूछ रहा है। अभी मैंने ऐसा सवाल किया किया ना। अब इसमें आपको थोड़ा देर के लिए मैंने x माना था, याद करिए। अब यहाँ से आप क्या करिएगा, आर स्क्वायर बराबर क्या लगाइएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इस ट्रायंगल में भी वो आप काम कर सकते हैं, एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो इसको उधर ले आइए बोला करके, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। या ऐसा करिए कि 14 का स्क्वायर जो है ना, इसी को उधर लेके चल जाइए, मतलब एक्स प्लस 4 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये इधर आया, मतलब वो उधर गया और ये इधर आया, तो 14 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। अब एक बार इसको जोड़ना है, एक बार घटाना है। जोड़ेंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, 4 आ जाएगा। अब घटाएंगे तो जानते हैं क्या हो जाएगा, एक्स एक्स 2x हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा। नहीं, घटाएंगे तो यहाँ से एक्स एक्स कट जाएगा। अरे मेरे भाई, जब आप जोड़िएगा तो एक्स एक्स 2x प्लस 4 ना होगा, और जब घटाइएगा तो एक्स एक्स कट जाएगा, 4 होगा, ठीक ना। यहाँ भी जोड़िएगा तो 14 और 11 कितना हो जाएगा, 25, और घटाइएगा तो 14 में से 11 जाएगा तो 3। बस। अब यहाँ से हमें क्या करना है, कुछ तो आइडिया ज़्यादा मिला नहीं, कोई बात नहीं। 4 दूना हो जाएगा कितना, 8x, अब प्लस 16 बराबर 25 या 75। तो 75 में आपको 16 घटाना है, तो 59, 59/8। तो 59/8 देख लीजिए, x का वैल्यू आएगा। तो हमसे पूछ रहा था त्रिज्या की लंबाई, सही है ना। 15 में से छो जाएगा 9 और 6 में से एक जाएगा 5, 59 और बटा का 8। अब त्रिज्या की लंबाई अगर पूछ रहा है तो इसके लिए तो मुझे इस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा, नहीं 14 का स्क्वायर 196 अब प्लस ये 59/8 का स्क्वायर। ये 59/8 का क्या हो जाएगा मेरे मित्र, स्क्वायर। अब इसको आपको क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है। तो यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, यानी ये हो जाएगा 196 और ये 59 का स्क्वायर बटे 64। तो इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में इसको बताना है कि इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी गई आकृति में एक वृत्त पी क्यू आर में इस प्रकार उत्कीर्णित है। उत्कीर्णित का मतलब इंस्क्राइब्ड। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि दी गई आकृति में, और आकृति दिया गया है तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आकृति में एक वृत्त है, वृत्त पी क्यू आर में इस प्रकार उत्कीर्णित है कि वह क्रमशः डी ई एफ पर भुजाएं पी क्यू क्यू आर आर पी को स्पर्श करती है, जैसा कि दिखाया गया है। पी क्यू का लेंथ 18 है, तब पी क्यू का लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 18 है। उसके बाद क्यू आर 13 है, क्यू आर ये 13 है। इसका मैं शानदार ट्रिक बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पहले समझिए। फिर कह रहा है पी आर 15 है, ये 15 cm है। तो पीडी की लंबाई हमसे पूछ रहा है, ये वाला पीडी की लंबाई क्या होगा। अगर पीडी की लंबाई हमसे पूछ रहा है मेरे मित्र, तो हमें क्या करना चाहिए बताइए। पीडी की लंबाई हमसे पूछ रहा है, तो आप क्या करिए ना, पीडी को थोड़ा देर के लिए एक्स मान लीजिए, ठीक है। तो आपको पता है किसी बाहर बिंदु से दो स्पर्श रेखा अगर वृत्त पर खींचा जाता है तो दोनों का लेंथ बराबर होता है, तो ये एक्स माने हैं तो ये भी एक्स होना पड़ेगा। तो ये वाला हमारा 15 माइनस एक्स होगा, तो ये 15 माइनस एक्स, तो ये भी 15 माइनस एक्स। अच्छा ये 18 है तो ये वाला हो जाएगा 18 माइनस एक्स, तो ये भी 18 माइनस एक्स। अब ये पूरा को जोड़िएगा तो 13 आएगा, यानी 15 माइनस एक्स अब प्लस 18 माइनस एक्स बराबर 13। तो माइनस का 2x उधर चल जाएगा, तो 18 15 होता है 33 माइनस 13 बराबर 2x, यानी 20/2 यानी 10। तो यहाँ से x का वैल्यू 10 आ गया, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर ऐसे करने आता है तो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो जाएगा। लेकिन आप जानना चाहते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में पीडी पूछ सकता है, पीएफ पूछ सकता है, आरएफ पूछ सकता है, ये सब पूछ सकता है, तो हम बिना पेन के क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो आइए समझते हैं। आप करिए क्या, अगर आपसे पीडी का लेंथ पूछ रहा है, पीडी का अगर आपसे लेंथ पूछ रहा है, तो आप क्या करिएगा, तीनों भुजाओं को जोड़िए। पहले क्या करना है मेरे मित्र, तीनों भुजाओं को क्या करना है, जोड़ना है।
तो तीनों को जब आप जोड़िएगा तो यहाँ पे दिया हुआ क्या था, पी क्यू। पी क्यू 18 है, पहले मैं लिख देता हूँ, ये पूरा 18 है और क्यू आर 13 है। क्यू आर ये 13 है और ये हो जाएगा 15। अगर 13, 15, 18 को अगर आप जोड़ते हैं मेरे मित्र, 13, 15, 18 को जोड़ते हैं तो कितना बनेगा पता है? ये बन जाएगा 8, 3, 11, 5, 16 और 3 और 1, 4, 46 बन जाएगा। उसके बाद इसका हाफ करिए, जोड़ने के बाद क्या करिए, हाफ, तो ये बन जाएगा 23। यानी जो परिमाप आता है जोड़ करके उसका हाफ यहाँ ले लेना है, ले लीजिएगा। और माइनस आपको क्या करना है, तो याद रखना है, माइनस आपको क्या करना है, तो जिसे पीढ़ी का लेंथ निकालना है, तो पी के कांटेक्ट में जो भी भुजा रहेगा उसको छोड़ देना है। तो पी के कांटेक्ट से कौन भुजा बनेगा, एक तो ये बनेगा और पी के कांटेक्ट से वो ये बनेगा, ये दोनों को छोड़ देना है, तो बच गया ये वाला भुजा। इस भुजा को क्या कर देना है, घटा देना है। 23 में से 13 घटाइएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका आप अपना सकते हैं। मान लिया जाए कि आपसे आर ई का लेंथ पूछ रहा है। जब आर ई का लेंथ पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, परिमाप तो आपको निकालना तय है, यानी 23 तो रहबे करेगा, तो 23 में घटेगा क्या, तो जब आर ई का लेंथ कर रहा है तो आर के कांटेक्ट में जितना भी साइड है उसको घटा दीजिए, हटा दीजिए। मतलब ये वाला नहीं होगा इन्वॉल्व, ये वाला नहीं होगा, तो बच गया ये वाला 18। तो यहाँ पे 18 माइनस कर देना है, यानी इसका लेंथ 5 आ जाएगा। इसका लेंथ कितना आ जाएगा मेरे मित्र, 5 आ जाएगा। अगर मान लो आपसे आर एफ पूछ रहा है तो आर एफ निकालने वक्त आप क्या करिएगा, 23 तो लिखवे करिएगा, माइनस, अब आर से बनने वाला साइड ये वाला घट जाएगा, यानी आर के अपोजिट वाला साइड को घटाना है। ठीक है, इसके अपोजिट वाला साइड यानी 18, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। और वैसे भी 5 होना ही पड़ेगा क्योंकि बाहर वाला पॉइंट से जब खींच रहे हैं टेंजेंट तो दोनों का लेंथ आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये था शानदार ट्रिक। लेकिन ध्यान रहे इसके पहले जो हम बताए हैं उसको नहीं भूलना है, उसको भी याद रखना है, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस करते रहिएगा ना तब ये सब चीज़ याद रहेगा। ठीक है, मेन जो ओरिजिनल चीज़ है उस पर ध्यान दीजिए। कहता है त्रिभुज एबीसी में डी पैरेलल बीसी है। अगर आप एक त्रिभुज बनाते हैं एबीसी, अगर आप एबीसी एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें बोल रहा है कि डी जो है किसके पैरेलल है, तो डी पैरेलल है बीसी के, तो डी बीसी के पैरेलल है। डी ए बी पर एक बिंदु है, तो पहले ही मैं लिख दिया, आई ए सी पर एक बिंदु है। डी त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल को 2 भागों में बांटती है, बराबर बराबर, मतलब ये अगर एक है तो ये भी एक होगा, तो ये पूरा एरिया कितना हो जाएगा, ये छोटका वाला जो एडी है अब बड़का वाला ट्रायंगल एबीसी है, एरिया का अगर मैं रेशियो आपसे पूछूं तो कितना हो जाएगा, ये एक है और ये भी एक है, तो पूरा 2 हो जाएगा। मैं पूछूं इसके भुजा का रेशियो बताइए कितना होगा, तो क्षेत्रफल से भुजा आना होता है तो स्क्वायर रूट करते हैं, क्या करते हैं मेरे मित्र, स्क्वायर रूट, यानी यहाँ रूट लगाना वहाँ भी रूट लगाना है, यानी हो जाएगा 1 और √2, क्या हो जाएगा, 1 और √2 का रेशियो हो भुजा। मतलब ये भुजा अगर 1 है तो ये बड़ा वाला जो भुजा होगा वो √2 हो जाएगा, तो ये हमारा √2 - 1 हो जाएगा। अब पूछते हैं कि क्या पूछता है, कहता है डीबी और एबी का रेशियो बताइए, तो डीबी हो जाएगा √2 - 1 और ए बी, ए से लेकर बी तक हो जाएगा √2, और यही हमारा रेशियो आना है √2 - 1 बटा √2, √2 - 1 बटा √2, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये बहुत ही शानदार जबरदस्त खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करता हूं कि आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। दी गई आकृति में चाप ए बी की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। ये जो चाप ए बी देख रहे हैं ना, त्रिज्या के बराबर है, ये आर है, ये आर है, नहीं 3 गुना के बराबर है, तो 3 आर के बराबर है। तो कह रहा है कि त्रिज्या आर के संदर्भ में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्यखंड का 2 प्रकार के क्षेत्रफल होता है, एक तो होता है θ/360 गुना पाई आर, लेकिन ये तब लगाना है जब एंगल डेल रहेगा, और दूसरा होता है हाफ आर एल, ये तब लगाना है जब चाप की लंबाई डेल रहेगा। तो बिल्कुल चाप की लंबाई डेल है तो यही फार्मूला लगाना चाहिए, आर और एल के जगह क्या करना है 3r रख लेना है, तो 3/2 यानी 1.5, तो 1.5r² यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझे, चलिए आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति में यदि एडी लंब है बीसी पर, एडी जो है बीसी पर लंब है मेरे मित्र, और ये x दे रखा है और ये y दे रखा है। अब इसमें बोल रहा है कि AC 26 है, AC 26 है, CD 10 है, BC 42 है, ये हमारा 32 हो जाएगा। और क्या है,
और क्या है। अच्छा, ये 26 से 10 है तो ट्रिपलेट से ही 24 हो जाएगा। अब 24 32 से आपको ये नहीं निकालने आ रहा है तो आप यहाँ पे इसको काट दीजिए, काट के छोटा कर दीजिए। 8 तिया 24, 8 चौ 32, तो 3 4 तो 5 हो जाएगा। काटे थे कितना से, 8 से, तो 8 पचे 40। तो इस तरह से ट्रिपलेट आप याद रखिएगा ना तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए अब जो कह रहा है वो काम करिए। ये आपको पहला काम था कि इतना तो खैर करना ही है। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए 6/cos x, कॉस थीटा यानी कॉस एक्स बी बाई एच, तो इसके सामने तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस हमारा 24 हो जाएगा, एच यानी हाइपोटेनस हमारा 26 हो जाएगा। ठीक है मेरे मित्र, 5/cos बाई, तो कॉस थीटा होता है बी बाई एच, तो इसके सामने तो परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा 32 हो जाएगा, एच तो 40 रहेगा, एच नहीं बदलेगा। टेन वाई यानी टेन थीटा पी बाई बी, तो 24/32 यानी 8 तिया 24, 8 चौ 32, 3/4। काट छाट करिए, ये आ गया 13/2, 8 चौ 32, 8 पचे 40, ये 25/4 आई 6। अब यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 बनाना चाहिए, तो 26 में 25 जाएगा, 1/4, 1/4 यानी 0.25, अब प्लस 6 यानी 6.25, या 6 होल 1/4, या 25/4, सबका मतलब एक ही होता है। ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है, इस पर एक बिंदु है पी, ए ओ पी 95 है, तो ओ बी पी कितना होगा। अगर आप एक वृत्त बनाते हैं इस तरीके से, और ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का एक व्यास है, ए बी पूरा व्यास है यानी डायमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ए ओ पी जो है 95 है, ए ओ पी 95 है, मैंने थोड़ा सा इधर लपा देते हैं क्योंकि ऐसे रहेगा तो 90, तो ये 95 है, ये क्या है 95 है, ये 95 है, वो 95 नहीं, हाँ ये 95 है। ए ओ पी कितना है 95 है। अब कह रहा है ओ बी पी कितना होगा, ओ बी पी ये वाला एंगल पूछ। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सब रेडियस है तो ये सब आपस में बराबर होगा। अब जो एंगल दे ले उसी का सहारा से ना निकलेगा जी, तो इसके द्वारा देखिए सेंटर पे बनने वाला एंगल 95 है, तो इसी के द्वारा जो सरकमफ्रेंस पे बनेगा इसका सीधे आधा होगा, तो 95 का आधा 47.5, 95 का आधा 47.5, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक समांतर चतुर्भुज में समांतर भुजाओं में से एक 16 cm है, दूसरी 12 cm है। आयाम 16 cm की समांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी 24 है, और उसकी अन्य दो समांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी क्या होगा। एरिया बराबर करना होगा, देखिए ध्यान से। अगर आप ये समांतर चतुर्भुज बनाते हैं तो इसमें वो 16 है, समांतर भुजाओं में से एक 16 cm है, दूसरा 12 है। अगर ये 16 है, आई 12 है, यदि आयाम 16 cm की दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 24 है, 16 के जो बीच की दूरी है ना वो 24 है, ये वाला 24 है, और ये वाला दूरी आपसे पूछ रहा है, ये वाला दूरी आपसे जानना चाह रहा है कि क्या होगा। अब समांतर चतुर्भुज का एरिया यहाँ निकलता है, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का एरिया होता है बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट ये बनेगा। हम दूसरे तरीके से निकालना चाहते हैं कि अगर बेस को हम 12 बना लेंगे तो इसका करस्पॉन्डिंग हाइट ये h बनेगा, और ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। 12 दूना 24 यानी 16 दूना 32, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। त्रिभुज डी एफ के दो माध्यिकाएं डीएम और ईएन एक दूसरे को जी पर समकोण पर काटती है। अगर आप एक त्रिभुज पर ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि त्रिभुज है डीईएफ, जिसकी दो माध्यिकाएं डीएम और ईएन, एक है डीएम और एक है ईएन। माध्यिका का क्या मतलब होता है, आधार के मध्य बिंदु से सामने वाले वर्टेक्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को माध्यिका बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। और ये 90 डिग्री पे काट रहा है, ये कितना डिग्री पे काट रहा है, 90 डिग्री पे, तो सभी 90 होगा, ये सब 90 होगा। ई एफ 20 है, ई एफ, एफ कहाँ से आ गया भाई, अच्छा हाँ ई एफ पूरा 20 है, ई एफ 20 है तो ये 10-10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये भी हमारा 10 हो जाएगा। ई एन 12 है, ई एन, ई से लेकर एन तक 12 है। और आपको पता है कि केंद्रक, ये माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं, और केंद्रक का काम है माध्यिका को 2:1 में बांटना, लेकिन किधर 2 होगा किधर 1 होगा ये भी ध्यान में रखना है। तब भुजा तरफ दूरी कम होता है बजाय वर्टेक्स के,
तो वर्टेक्स वाला दूरी ज़्यादा होगा, यानी 2 इधर होगा और उधर कम होगा। तो 2 और 1 में बांटना है। अच्छा, EN का लेंथ कितना है पूरा 12। अब 12 को कितना में बांटना है, 2 और 1 के रेशियो में। EN का लेंथ जो है 12 है, तो 2 1 के रेशियो में बांटिए। 12 है, 3 है, तो 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुणा, यानी ये वाला लेंथ 8 होगा, तो ये वाला लेंथ हमारा 4 होगा। अच्छा, ये 8 है, 10 है, तो ये हमारा 6 होगा, बिल्कुल, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। अब आप सुनिए, अब समझिए। फिर कह रहा है DM की लंबाई हमसे पूछ रहा है, DM, ये पूरा लेंथ, तो ये रहेगा तभी ना DM निकलेगा। अब ये क्या बोल रहा था कि अगर ये 4 है, ठीक है, ये 4 है, और ये भी 2:1 में बांटेगा, ये 6 है, तो ये मेरे मित्र 12 होगा। ये 6 है, तो ये कितना होगा, 12 होगा। अब DM निकलेगा कैसे, तो DM हो जाएगा 12 और 6 मिलकर के 18, यानी कौन सा ऑप्शन। किसी त्रिभुज ABC में AB 6 है, BC 11 है, तो AC के कितने पूर्णांक मान संभव हो सकते हैं। अगर आप एक त्रिभुज पर ध्यान लगाए हैं, आप बहुत अच्छा आदमी हैं, कि AB 6 है और BC जो है 11 है, और इसका लेंथ क्या हो सकता है, मैंने अभी बताया है, इसका जो लेंथ होगा ये दोनों के जोड़ से छोटा होगा, यानी 17 से क्या होगा, छोटा। लेकिन इसका अंतर से क्या होगा, इसका अंतर से क्या होगा, बड़ा होगा। तो अंतर हो जाएगा 11 और 6 में 5 का अंतर है, तो 5 और 11 के बीच में सारा हो सकता है, 5 और 11 के बीच में होगा, ठीक है। तब 5 और 11 के बीच में होगा, मतलब कितना पूर्णांक संभव है, तब 5 और 17 के बीच में कौन कौन है, 6 7 8, और ये जाएगा 16 तक, क्योंकि 17 और 5 इसमें शामिल नहीं होगा। तो 6 से लेकर 16 तक कितना नंबर होता है, अगर इसमें नहीं आता है तो आप 6 से लेकर 8 तक देखिए ना कितना नंबर होता है, 6 7 8, यानी जो डिफरेंस करके आ रहा है उससे एक ज़्यादा नंबर होगा। तो यहाँ डिफरेंस करिए, 16 में से 6 गया, 16 में से 6 गया 10, लेकिन उससे एक ज़्यादा, यानी 11, तो ये 11 होगा, ठीक है। बहुत अच्छा। करा 6 cm त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर पास करता है। जब केंद्र से होकर पास करेगा तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, आप तो पढ़ते आए होंगे, √3r होता है। तो जो रेडियस रहेगा उसमें √3 से गुना, तो 6√3। लेकिन कैसे होता है एक बार सीख लीजिए, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि देखो मेरे मित्र, हाँ, अब हमें करना क्या चाहिए, तो मैंने आपसे ये बोला कि दो वृत्त है, 6 cm त्रिज्या वाले समान वृत्त है, एक दूसरे के केंद्र से पास करता है। दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से पास करता है इस तरीके से, ठीक है। और बोलता है प्रत्येक वृत्त एक दूसरे केंद्र से गुजरता है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगा, त्रिज्या 6 है, तो ये 6 होगा, तो ये सब 6 होगा, आया नहीं। तो ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 होगा, तो ये 3 3 होगा, तो ये 6 है, 3 है, तो ये कितना होगा बताइए, 36। 36 में से कितना, या आप ऐसा करें 3 काट लीजिए, 1 है 2 है, तो ये √3 होगा, तो ये 3√3 हो जाएगा, और ये भी 3√3 हो जाएगा, तो 3 और 3 मिला दीजिएगा तो 6√3 हो जाएगा। निकालने के लिए भी हर हाल में आना चाहिए, बात समझे। 25 लास्ट है अब, अच्छा, तो 25 तक ही था, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, ये SSC का पिनाइकल का मेरा पहला लेक्चर है, आप लोग ज़रूर बताइए, और कुछ सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और इसमें कंटिन्यू हम लोग करते रहेंगे। और रेलवे वाले भी देखते रहिए, पिनाइकल का रेलवे वाले भी सोल्यूशन हो रहा है, SSC वाला। और खुशी की बात यह है कि दोनों में क्या है, ज्योमेट्री से ही शुरुआत किया गया है, इसके बाद मेंसुरेशन साथ में कर दूंगा, जैसे ये जो है ना, तो ये दोनों को कंबाइंड कर दूंगा, मतलब एक दिन जैसे 2 दिन 3 दिन 4 दिन ज्योमेट्री का बना देंगे, तो 4 5 दिन उसका बना देंगे। जैसे मान लो एक आप कहिएगा तो 100 क्वेश्चन इसका बनाएंगे, तो 100 क्वेश्चन मेंसुरेशन का बना देंगे, फिर 100 आएंगे तो ज्योमेट्री का बनाएंगे, फिर 100 उसका बनाएंगे। ये जैसा आपको लगता है वैसा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिए, और शेयर तो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।